Hello friends, today we are going to discuss about an economic crisis that is emerging because of रसिया एंड यूक्रेन वॉर। हाँ दोस्तों, आज हम लोग रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध जारी है उससे उभरने वाली आर्थिक समस्याओं पर चर्चा करेंगे। और ये समस्या सिर्फ एनर्जी सेक्टर तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि इसके लार्जर रेमिफिकेशंस हैं। उसमें हमने कुछ एरिया चुना है, जैसे कि एनर्जी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, फूड ग्रेन्स सेरल्स के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, देन एडिबल ऑयल जो खाने का तेल है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, फर्टिलाइज़र्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इन विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि भारत के परिप्रेक्ष्य में इसका क्या अर्थ होता है, क्या इससे कहीं हमें फ़ायदा है तो कहीं हमें नुकसान भी होने की संभावना है। तो आइए हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इसका प्रभाव पड़ने वाला है। दोस्तों, जब ग्लोबलाइजेशन का दौर शुरू हुआ 1995 में WTO की स्थापना की गई, तब ये समझा गया कि हम एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रहते हैं, जहाँ पे कि हर देश एक दूसरे देश के साथ इकोनॉमिकली आर्थिक दृष्टि से क्या है इंटीग्रेटेड हो जाएंगे। और इस वजह से जो दूसरी संभावनाएं हैं या जो राजनीतिक समस्याएं हैं उनको व्यापार के बेहतर संबंधों से क्या है सुधारा जा सकता है। जैसा कि यूरोप का एग्जाम्पल है कि यूरोप 2 वर्ल्ड वॉर फेस कर चुका था, लेकिन यूरोपियन यूनियन एक एग्जाम्पल है जो कि बेहतर इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से कैसे आज यूरोपियन यूनियन एक फ्लरिशिंग स्टेट में पहुंच चुका था। वैसे में जब हम वॉर को लेकर अश्योर्ड हो गए थे कि आने वाले समय में वॉर एक क्या है रिमोट पॉसिबिलिटी है, और जबकि हमने वॉर के बारे में सोचना बंद कर दिया था, वैसे में यूक्रेन और रसिया का जो ये युद्ध है असल में एक आई ओपनर की तरीके से है कि वॉर इज़ नॉट येट ओवर, देयर आर स्टिल फ्यू क्वेश्चंस दैट विल बी रिजॉल्व थ्रू वॉर ओनली। दिस इज़ व्हाट दिस वॉर हैज़ प्रूव्ड वंस अगेन। और वैसे में आपने देखा कि यूरोप क्या है वापस मिलिटराइजेशन के दौर में जा रहा है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जो आर्थिक परिणाम उभरने वाले हैं वो किस तरीके के हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि यूरोप के अंदर खास करके रूस, यूक्रेन और बेलारूस जो तीनों क्षेत्र प्रभावित हैं मुख्यतया युद्ध से, उनका विश्व की अर्थव्यवस्था में क्या पोजीशन है और किन किन चीज़ों में वो प्राथमिकता रखते हैं, क्या क्या चीज़ें जो उनके प्रायोरिटीज़ हैं जहाँ पे वो लीड करते हैं वर्ल्ड को। तो सबसे पहले हम लोग एनर्जी से स्टार्ट करते हैं। एनर्जी एक ऐसा की इंग्रेडिएंट है, कंपोनेंट है किसी भी इकोनॉमी को रन करने के लिए, जिसके बगैर आप इकोनॉमिक ग्रोथ कर नहीं सकते। तो दोस्तों, रसिया वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। Yes, Russia is the 3rd largest producer of oil. Only after नंबर 1 पे है USA और नंबर 2 पे सऊदी अरेबिया। ये आपके इकोनॉमिक ज्योग्राफी का सवाल भी बन जाता है कि वर्ल्ड में जो हाईएस्ट ऑयल प्रोड्यूस करता है वो यूएस, दूसरा सऊदी अरेबिया और तीसरा रसिया है। देन कम्स दी गैस, ये ऑयल है। देन कम्स गैस में भी रसिया इज़ दी 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर यूएसए। और इनफैक्ट यूरोप के गैस के रिक्वायरमेंट का ज़्यादातर हिस्सा रसिया से आता था। नॉर्ड 2 के बारे में हमने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था आपसे। तो कुल मिला के गैस के सप्लाई में भी रसिया का जो पोजीशन है वर्ल्ड में 2nd है। उसके बाद कोल आता है।
Yes. So Russia is also third largest exporter of coal. निर्यात में रसिया कोल का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है, थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कोल, इट इज द रसिया। ठीक है। सो नंबर 1 इज कोल में ऑस्ट्रेलिया, नंबर 2 इज इंडोनेशिया, देन फर्स्ट इज ऑस्ट्रेलिया, नंबर 2 इज इंडोनेशिया। तो आपने देखा कि चाहे वो ऑयल हो, चाहे वो गैस हो या कोल हो, ये सभी क्या है कि इनपुट्स हैं एनर्जी के, और यहाँ पे रसिया की जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। और इसी का जो डायरेक्ट परिणाम है वो ये है कि ब्रेंट इंडेक्स पे क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो करीब करीब 115 से 120 डॉलर पर बैरल चल रहा है। 115 से 120 डॉलर पर बैरल चल रहा है। और आपको ध्यान होगा इंडिया में जो इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस किए गए हैं, जीडीपी के जो डेटा हमने अपने बजट में प्रेजेंट किया था, उसमें हमारा एजम्पशन ये था कि जो इंटरनेशनल क्रूड ऑयल के प्राइस होंगे वो 75 डॉलर पर बैरल के आसपास रहना है। तो उसमें ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि 25 से 30% का इंक्रीज़ हो गया है। अब जैसे ही एनर्जी के ऑयल के प्राइस या एनर्जी का प्राइस बढ़ता है, इकोनॉमी के ऊपर इसका कास्केडिंग इफ़ेक्ट होना शुरू होगा, यानी कि इनपुट कॉस्ट राइज होने से जो इन्फ्लेशन है वो राइज होना शुरू होगा। और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के एक मेंबर ने ऑलरेडी ये कहना शुरू कर दिया कि हमें जो अपना पॉलिसी स्टैंड है उसको चेंज करना चाहिए। अब तक आरबीआई एकोमोडेटिव पॉलिसी स्टैंड को लेकर चल रही थी, और अभी आरबीआई को शायद अगर इन्फ्लेशन तेज़ी से बढ़ता है तो वैसे में हमें कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी या हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी भी अडॉप्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये तो एक क्षेत्र है जिसको हमने कहा कि एनर्जी। अदर देन एनर्जी देर आर ऑल्सो सेक्टर्स वेयर रसिया एंड यूक्रेन डोमिनेट्स द वर्ल्ड मार्केट। आइए दोस्तों हम लोग फूड ग्रेन्स की बात करते हैं। तो अगर आप फूड ग्रेन्स की बात करेंगे एनर्जी के बाद, तो फूड ग्रेन में भी स्पेशली वीट में रसिया का जो पोजीशन है वो सेकंड पोजीशन है। रसिया इज़ दी, अगर हम लोग वीट की बात करें फूड ग्रेन के अंदर, तो रसिया इज़ दी सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट ओनली आफ्टर यूरोपियन यूनियन। नंबर 1 पोजीशन यूरोपियन यूनियन का है और नंबर 2 पोजीशन रसिया का है। ठीक है। इसी तरीके से जो दूसरी कंट्री इन्वॉल्व है वो यूक्रेन है। यूक्रेन इज ऑल्सो फोर्थ लार्जेस्ट, यूक्रेन इज फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द वीट। ठीक है। तो दोनों ही कंट्री क्या है, वॉर में इन्वॉल्व है। देन कम्स दी फूड ग्रेन में मेज को भी हम ले सकते हैं, मेज या कॉर्न। यहाँ पे जो यूक्रेन है वो थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। इट इज यूक्रेन इज द थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। ये स्टैटिस्टिक्स इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इससे हमें पता चलता है कि कैसे इस युद्ध की वजह से दुनिया में सप्लाई चेन के डिसरप्शंस होंगे, प्राइसेस राइज होंगे, और जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है या डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो विशेष तौर पर इससे प्रभावित होंगे। इसके अलावा एक और कंसर्न जो इंडिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है एडिबल ऑयल, यानी खाने का तेल। रसिया और यूक्रेन दोनों से ही इंडिया स्पेशली सनफ्लावर ऑयल इंपोर्ट करता है, और एडिबल ऑयल में स्पेशली सनफ्लावर के अंदर
यूक्रेन का पोजीशन नंबर 1 है और रसिया कम्स एट नंबर 2। दोनों ही कंट्री से हम इंपोर्ट नहीं कर सकते एडिबल ऑयल, और इसकी वजह से ऑलरेडी मलेशिया से जो पाम ऑयल वगैरह इंपोर्ट किया जाता था उसके प्राइस एग्जॉर्बिटेंटली हाई हो चुके हैं, बहुत महंगे हो चुके हैं। देन कम्स दी फर्टिलाइज़र्स। जो फर्टिलाइज़र है ये भी इंडिया ज़्यादातर दूसरे देशों से आयात करता है। फर्टिलाइज़र में पोटास एक ऐसा कंपोनेंट है जिसमें कि यूक्रेन सेकंड लार्जेस्ट क्या है उसका प्रोड्यूसर है। इसमें पोटैश जो कि प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत ही एसेंशियल होता है, तो उसमें जो पोटैश के अंदर रसिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड बेलारूस इज़ द थर्ड। इसमें रसिया होल्ड्स द सेकंड पोजीशन, वेराज बेलारूस, क्योंकि बेलारूस भी इन्वॉल्व है और उसके ऊपर भी सैंक्शंस लगे, सो बेलारूस भी गैस को सेल नहीं कर सकता। बेलारूस इज़ एट द थर्ड पोजीशन पोटास प्रोडक्शन में, और पोटास नंबर 1 पे कनाडा आता है इसमें, ये भी ध्यान रखिएगा। सो नंबर 2, नंबर 3 रसिया एंड बेलारूस, जहाँ से कि आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। इसी तरीके से फर्टिलाइज़र में इंडिया कई अन्य देशों से आयात करता है, तो इसका जो सम्मिलित प्रभाव है वो ये है कि ना सिर्फ एनर्जी के सेक्टर्स में बल्कि कई एक सेक्टर है जो कि इससे प्रभावित होने वाले हैं। अब हम वीट की बात करते हैं पर्टिकुलरली, क्योंकि इंडिया में भी वीट के सरप्लस प्रोडक्शन होते हैं। तो अभी इंटरनेशनल मार्केट में वीट की जो प्राइस है वो बहुत तेज़ी से बढ़ी है बिकॉज ऑफ दिस क्राइसिस, और इंडियन वीट अभी एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं और इसका जो रेट है वो 2100 से 2400 रुपया पर क्विंटल है, ठीक है। जबकि गवर्नमेंट ने जो एमएसपी डिक्लेयर किया है वो कुछ 1015 होगा शायद, यस 1015 पर क्विंटल डिक्लेयर किया है। तो चूंकि गवर्नमेंट ने जो एमएसपी डिक्लेयर किया है उससे ज़्यादा मार्केट प्राइस है, तो नेचुरली फार्मर्स किसको सेल करेंगे, मार्केट में सेल करेंगे, क्योंकि ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है एमएसपी। तो यहाँ से महंगा मिलेगा तो निश्चित तौर पे वो मार्केट में इसको सेल कर सकते हैं। तो एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंडियन एक्सपोर्ट्स के लिए, स्पेशली वीट एक्सपोर्ट के लिए ये काफ़ी बेहतर समय है जहाँ पे कि हम इससे कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन लंबे समय में इससे दिक्कतें आ सकती हैं कि अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो भारत सरकार को कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा एक्सपोर्ट को कम करने के लिए, क्योंकि फिर एफसीआई के पास जो बफर स्टॉक होना चाहिए था उस बफर स्टॉक में कमी आएगी। और अगर कभी कोरोना की दूसरी चौथी वेव अगर आ गई हमारे देश में, तो जो हम फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए जो 81 करोड़ लोगों को जो फ्री राशन किट अवेलेबल कराया गया है वो शायद वो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये कुछ समस्याएं हैं जो कि कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं। वैसे में चर्चा ये की जा रही है कि जब वर्ल्ड ऑलरेडी कोरोना की वजह से रिसेशनरी ट्रेंड में है, वर्ल्ड की ज़्यादातर इकोनॉमीज़ रिकवरी में हैं, वैसी स्थिति में ये वॉर इकोनॉमिकली न सिर्फ रसिया, यूक्रेन, बेलारूस या दूसरे यूरोप के आसपास के राज्यों को प्रभावित करेगा, बल्कि पूरी दुनिया इससे प्रभावित होगी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।